हेलो फ्रेंड्स, इट्स पंकज हियर। आई होप जो आज क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। और किसी को भी कोई भी डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन था बायोलॉजी का। इफ आरबीसी इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन व्हाट विल हैपन टू इट। कि अगर आरबीसी है, अगर जो आरबीसी अगर हमने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा तो आरबी के साथ में क्या होगा, मतलब वो श्रिंक करेगी या स्वेल होगी या बर्स्ट, मतलब कि या कुछ भी नहीं होगा उसके साथ में, कांस्टेंट रहेगी, मतलब क्या होगा आरबी किसी के साथ में, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो वहां तक जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जब जो सॉल्यूशन इधर अगर ये सेल है और बाहर जो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो अगर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेल, तो इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर जो बाहर का सॉल्यूशन है, अगर इसमें जो सोलवेंट पार्टिकल्स है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर वो ज़्यादा है तो हम इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर ये सेल और बाहर जो सॉल्यूशन है दोनों की कंसंट्रेशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के सेम है तो हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बोल सकते हो उसको। और इसमें सेल की मतलब सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं आरबीसी को, मतलब जो बाहर का सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आरबीसी सेल, तो जो आरबीसी होगी वो उसके साथ में क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ना जो कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब द अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितने सॉलिड पार्टिकल्स है पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। इस समय जो बाहर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, जो बाहर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है। और आपको एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मतलब मूव करते हैं। सॉरी, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इस समय क्या हो रहा है कि जो बाहर सॉलिड पार्टिकल्स है वो ज्यादा, मतलब कि जो बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मतलब जो H2 है वो कम है और अंदर जो वाटर है वो ज्यादा है। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो H2O होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। और जो आरबीसी सेल का जो वाटर है वो अंदर से बाहर जाएगा ताकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे बाहर के सॉल्यूशन और जो सेल का सॉल्यूशन है उसके अंदर। तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर जाएंगे और जो आरबीसी होगी वो श्रिंक हो जाएगी। और इसी श्रिंकिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये क्वेश्चन था। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मतलब बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो बाहर के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो क्या होगा, जो आरबीसी सेल है इसमें क्या होगा, स्वेल हो जाएंगे, स्वेल, और इसको हम बोलते हैं साइटोलाइसिस। और अगर हम इसकी बात करें इक्विलिब्रियम पे तो किसी सेल पे या सॉल्यूशन कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन है। अब किसी को डाउट आएगा कि सर जो मतलब डिफ्यूजन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का क्यों होता है, अगर इक्विलिब्रियम अटेन करना था तो हम सॉलिड पार्टिकल्स को भी तो मूव कर सकते थे। तो इसका आंसर ये है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो सेल मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर उसका स्ट्रक्चर आप किसी ने देखा हो तो पता लगेगा जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड, इसमें सॉलिड कौन है, सोल्ट। तो जो सोल्ट पार्टिकल्स है, जो सोल्ट पार्टिकल्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू मूव नहीं कर सकते बहुत आसानी से। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, मतलब बाहर भी आसानी से आ सकते हैं और अंदर भी आसानी से आ सकते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। इसीलिए हमने इधर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेफरेंस लेके हमने डिफ्यूजन की बात करके आंसर तक आए, और उसका सॉल्यूशन होगा कि जो आरबीसी वो श्रिंक हो जाएगी, मतलब प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन केमिस्ट्री का था। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट, की जो बल्ब का फिलामेंट होता है किस
किस मेटल से बना होता है, तो उसका आंसर टंगस्टन, ये पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन फिजिक्स का, द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब पूछा गया कि जी की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब पहले मैं फॉर्मूला पे आता हूं, जो आपको पता है F इज इक्वल्स टू, मैं बता भी चुका एक बार, जी m1 m2/r²। इधर जो m1 है वो हमने किसका मास मान लिया, अर्थ का मास मान लिया, और जो m2 है वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस या पे, उसको हमने मान लिया m2। अब के और जो r है, ये r कैसे, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस ली जाती है, r मतलब रेडियस, अर्थ के सेंटर और उस ऑब्जेक्ट की तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं r। अब जो f है मतलब जो अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल्स टू ma, ये मतलब एक्सेलरेशन, g अर्थ का मास और जो ऑब्जेक्ट था उसका मास m2 एंड r²। इसको हम मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे बोला हुआ है, तो अर्थ की रेडियस क्या होती है r, तो ये क्या हो जाएगा r²। अगर इस m को मतलब m मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने m2 माना है, तो m2 जब नीचे जाएगा तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा a जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं g, ये क्या हो जाएगा g me/r²। इधर से इस फॉर्मूला से हम अगर अच्छे से देखें तो आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्टली क्या बोला है, ऑन अर्थ स्ट्रक्चर, कि अर्थ की स्ट्रक्चर पे ये जी है ये डिपेंड करता है क्यों, अगर अर्थ की स्ट्रक्चर अगर बड़ी होगी तो जो रेडियस होगा वो भी बढ़ जाएगा, तो जो r है वो बढ़ जाएगा, r बढ़ जाएगा तो g कम हो जाएगा। और अगर हम अर्थ की स्ट्रक्चर को मतलब अर्थ के स्ट्रक्चर को हम चेंज करें, मतलब अगर इसको इतना रेडियस अगर हम कम कर दें, अगर रेडियस कम कर देंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमें इक्वेटर एंड पोल पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलती है। अब क्या होगा, ये तो था अर्थ के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब सेकंड था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के मास पे, इधर ऑब्जेक्ट का मास हमने देखा कैंसिल हो गया, उधर फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कभी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। सी था बहुत एंड भी हो ही नहीं सकता, एंटी नन ऑफ दिस आंसर होगा फर्स्ट है। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को डाउट है वो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, एंड आई होप सो, ठीक है बाय।